सेक्शन 5 क्या है विधि? मूवेबल नहीं था। संस्कृति क्या था क्या था? नहीं। इशिका क्या था? ठीक है। सेक्शन 6 क्या है दिशा? डिस्पोजेस। दो तरीके हैं जब डिस्पोजेशन अलमस नहीं हो सकता केस सूट। सॉरी कीर्ति। गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिस्पोजेस्ड हम नहीं कर सकते। सेक्शन 7 क्या है? खुशी आई थी क्या? भाविका। सेम चीज मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। 8 क्या है सुरभि? बेसिकली वो तब लाइबिलिटी जब वो ओनर नहीं है। वो चार कंडीशन क्या है सौम्य? ठीक है। नहीं पॉइंट। सब अभी रिवाइज कर रहे हैं, कल क्या कर रहे थे? हाँ। ठीक है। एसर्टेन नहीं कर सकते और एडिक्वेट नहीं होता है कॉम्पनसेशन। रॉन्गफुली ट्रांसफर। ठीक है। 5, 6, 7, 8 हमने पढ़े थे। 5 जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। 6 भी जब हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी से पोजेशन चाहिए। 7 सेम चीज मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। 8 में जब बंदा ओनर नहीं है और प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो चार तरीके से उसकी लाइबिलिटी आती है और लाइबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो भाविका ने जो पॉइंट्स बताए वो। ठीक है। 9, 10, 11 छोड़ के सीधे आ जाओ 9 डिफेंस के लिए। 12 में तीन पॉइंटर्स पढ़े थे अपन ने। एक जब 90% मतलब माइनर पार्ट बस नहीं किया हो, दूसरा मेजर, और तीसरा इंडिपेंडेंट पार्ट हो सकता है, सेपरेट पार्ट हो सकता है। ठीक है। अब अपन ने पढ़ा 13 क्या है अनुष्का? और लेसी, परचेजर और लेसी के राइट। चार राइट्स पढ़े थे बच्चे। पहला राइट क्या है? अल्मस। कीर्ति। इशिका। अगर उसने सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है तो तब सबसे पहले इंटरेस्ट वो अपने प्रीवियस परचेजर को देगा। सेकंड पॉइंट क्या है? जॉइंट ओनर्स हैं तो कंसेंट चाहिए। थर्ड मॉर्टगेज वाला, फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस, और आपकी प्राइस लोन लेस देन द प्राइस है तो लोन रीपे करो और फिर आगे बढ़ो। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है? अगर मनी डिपॉजिटेड है तो वापस ले सकते हैं। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स, जब कोर्ट की ड्यूटी होती है सब्सिक्वेंट सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया हो और कंटिन्यूस वो कोर्ट की ड्यूटी और फिर पर्सनल क्वालिफिकेशन और डिटर्मिनेबल नेचर। ठीक है। अब क्या ये पढ़ा मैंने? रीड करने बोला था। एक्सपर्ट्स को एंगेज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वुड बी एनी पार्टी। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ रिमाइंडर और रिवर्जनरी, और रिवर्जनरी इन रिमाइंडर। उसके बाद एलएलपी कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद। चलो अब आ जाते हैं, यहां से स्टार्ट करना है ना? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। अब क्या लिखा है? पर्सन बार्स टू रिलीफ, ऐसे लोग जिसको हम रोक रहे हैं कि ओ तुम तो रिलीफ नहीं ले सकते। ठीक है। सेक्शन 16 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ फेवर ऑफ फॉलोइंग पर्सन। इन लोगों को हम नहीं बोल सकते कि भैया अब तुम आओ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लो। पहला वाला जिसने क्या ले लिया हो? सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस। जो नहीं आए थे उनको समझा रही हूँ कि सपोज सपोज एक लैंड लेना था हमको, ठीक है, और एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये लैंड लेना है। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमने एडवांस पे कर दिया। एडवांस पे करने के बाद जब रजिस्ट्री करने का टाइम आया तो जो ओनर ऑफ द लैंड था वो कह रहा है मुझे ये लैंड आपको नहीं बेचनी है, आप मेरे से पैसे ले लो लेकिन मुझे ये लैंड नहीं बेचनी है। आपको क्या चाहिए थी?
लैंड। आप क्या डिमांड करोगे कोर्ट से? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हमारा लैंड को लेके कॉन्ट्रैक्ट था, हमें लैंड ही चाहिए। यहाँ पे अब जब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है और जाके, जैसे मुझे लैंड लेनी थी ना, मैंने जाके किसी और से या उसी बंदे से दूसरी लैंड ले ली और बोला चलो ठीक है अब ये वाली लैंड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। मतलब मैंने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर लिया, ये लैंड ना लेके कोई और लैंड ले ली। अब मैं जाके वापस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने क्या ले लिया है, सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया है। क्लियर है सबको? हाँ, बादशाह वाला दिया था, बादशाह नहीं आया और हनी सिंह आके गा, तो हमारा शो अच्छा हो गया। जिससे कराना था वो ना आके दूसरा पर्सन आ गया, तो हम दोबारा अब बादशाह पे केस फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद क्या लिखा है, हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म्ड और एक्ट्स इन फ्रॉड, विलफुल एक्ट्स, वेरिएंस और इन सबवर्जन ऑफ रिलेटेड टू। अब एक बात बताओ, जब हमने बादशाह को बुक किया कि आके हमारे यहाँ गाना गाओ, उसका गला ही खराब हो गया तो वो आके गा सकता है क्या? नहीं। वो अवेलेबल ही नहीं है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो आके गा सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे कोर्ट परफॉर्मेंस बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। अब सपोज हमने ही उसको एडवांस पे नहीं किया है, हमने ही अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया और हम लगे हैं नहीं बादशाह ही आके गाएगा, जज साहब आप बोलिए इसको, तुमने अपना पार्ट परफॉर्म किया नहीं, तो कोर्ट कभी भी इस चीज में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको अलाउंस नहीं करके देगा, आपके लिए ऑर्डर नहीं करके देगा। आपके लिए बोल देगा ये दिस कैन नॉट बी एनफोर्स, दिस इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया ड्यू टू एनी फ्रॉड, टर्म्स कर दी कुछ ऐसे, विलफुल एक्ट कर दिया, या पर्सन ही अभी इनकेपेबल है टू परफॉर्म, इन केसेस में वो आपको अलाउ नहीं करेगा। लास्ट वाला, हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म्ड और हैज बीन ऑलरेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स। अब हम ही नहीं बता पा रहे हैं कि सर हमने अपना पार्ट परफॉर्म किया है और उसने पार्ट परफॉर्म नहीं किया, हम ये चीज प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि हमने अपना पार्ट परफॉर्म किया है। यहाँ पे भी कोर्ट बोल देगा ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं करूंगा। तो पहला वाला क्या हो गया बच्चे, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस। दूसरा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इनकेपेबल है, या आपने फ्रॉड किया है, या आपने टर्म्स परफॉर्म नहीं की है, या विलफुल एक्ट किया है। लास्ट वाला क्या हो गया, if he fails to prove that he has performed the contract। क्लियर हो गए ये तीन पॉइंट्स? चलो, अब लिखा है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स। अब एक चीज समझो, एक घर है दो भाइयों का, ठीक है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। अब ये घर को लेके इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कि पापा मेरे नाम कर गए थे, पापा मेरे नाम कर गए थे, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। इतने में ए ने क्या किया, केस चल ही रहा है, सी को बेच दिया, ठीक है। क्या ए के पास टाइटल है? अभी तक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ना, टाइटल नहीं है। तो यहाँ पे हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होता है ना तो आप बेच सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है आपका राइट है, आप केस जीत भी सकते हो ना, और बी को लग रहा है बी का राइट है, बी भी केस जीत सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ऐसे बोलता है कि अगर तुमने ट्रांसफर किया है तो वो ट्रांसफर वैलिड है, लेकिन लेकिन उसकी एनफोर्सिबिलिटी तब होगी जब तुम केस जीत जाओगे। अगर तुम केस हार गए तो ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा, इनवैलिड, और प्रॉपर्टी अगेन किसकी हो जाएगी, बी की। और अगर तुम केस जीत गए तो हम इसको कंटिन्यू मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, वैलिड ट्रांसफर। समझ आया? तो फर्स्ट वाले में लिखा है who knowingly himself not to have any title to property has contracted to sell or let the प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे उसको पता है, मुन्ना भाई को, मुन्ना भैया को, कि सारी प्रॉपर्टीज कालीन भैया की, मेरी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी या सेल कर दी। तो यहाँ पे ये जो मैंने सेल किया है वो स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है। अगर मैं उस चीज के पैसे नहीं दूं तो क्या वो मुझसे निकलवा सकता है? नहीं। तुम्हारे पास कोई टाइटल ही नहीं था, अब तुम मुझसे पैसे नहीं निकलवा सकते। प्रॉपर्टी वापस जो राइटफुल ओनर है वो ले सकता है, पर जब तुम्हें पता है तुम उसके ओनर नहीं हो और तुम उस प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट करो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मत आना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, हु दो ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिलीविंग दैट ही हैड अ गुड टाइटल। मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को क्या लग रहा था, केस तो
हम ही जीतेंगे. कैन नॉट एट द टाइम फिक्स बाय द पार्टीज और बाय द कोर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल और लेटिंग गिव द परचेजर और लेसियर टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट. मतलब कि अगर वो सी को बेच भी रहा है तो फ्री टाइटल नहीं बेच रहा है, डाउटफुल टाइटल ही बेच रहा है कि अगर मेरे नाम पे कोर्ट ने कर दी तो भाई तेरे पास वैलिड ट्रांसफर जाएगा, वरना वैलिड ट्रांसफर नहीं जाएगा. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट मार्क करो, सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन आएगा सेक्शन 17 को लेके. कॉन्ट्रैक्ट टू सेल स्पेसिफिकली किसके लिए है बच्चे? ये तो हमको चीजें पता है मैम कि टाइटल नहीं है तो बेच नहीं सकता, टाइटल है तो अगर बेच भी दिया ये सोच के कि उसके पास गुड टाइटल है तो भी प्रॉपर्टी तब जाएगी जब कोर्ट ऑर्डर देगा. पर ये स्पेसिफिकली सेक्शन 17 किसके लिए उन्होंने बना दिया? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए. कहाँ पे? हाँ. द अबव प्रोविजन शैल ऑल्सो एज फार एज पॉसिबल जब लगेगा मे बी. ठीक है. एज फार एज मे बी टू कॉन्ट्रैक्ट सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. तो पक्का नहीं है, स्पेसिफिकली सेक्शन 17 बनाया इसलिए था, अमेंडमेंट में उन्होंने बस डाल दिया शैल ऑल्सो अप्लाई, जितना पॉसिबल हुआ उतना, मे बी शायद मूवेबल प्रॉपर्टी में भी अप्लाई हो जाए, कंफर्म्ड नहीं है. अब एग्जाम्पल पढ़ना यश. ये ऊपर वाले के पॉइंट्स है कि उसने खुद ने टर्म्स क्या कर दी, वॉयलेट. अब तुम परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते. ठीक है. अब कह रहे हैं नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशंस. ठीक है. वेरिएशंस मतलब बच्चे चेंजेस. ठीक है. अब क्या हो रहा था, पल्लू मेरी कार हमेशा रेंट पे लेता था. सपोज हमने एक अग्रीमेंट किया, अब कार बेचनी है. ठीक है. सेल अग्रीमेंट ऑफ कार. ठीक है. अब सेल अग्रीमेंट ऑफ कार में मैंने डेट लिख दी. सपोज एवरी मंथ मुझे वो ईएमआई दे रहा था. ठीक है. तो एवरी मंथ मैंने 5th ऑफ द मंथ लिख दी थी कि इतने टाइम तक दे दो. ठीक है. थोड़े टाइम बाद मुझे जब पेमेंट्स आने लग गई थी बकायदा, मैंने क्या कर दिया, इस डेट को चेंज कर दिया और 1st ऑफ द मंथ कर दिया. ठीक है. और पल्लू ने मुझे पेमेंट देना छोड़ दी. अब यहाँ पे मैं गई हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने कि सर मुझे इससे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मुझे कार बेचनी थी और कार का क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, हर महीने जो ईएमआई आ रही थी वो कंटिन्यू रहे. अब कोर्ट कहेगा कि ये एनफोर्स नहीं हो सकता जब तक तुम ये वेरिएशन चेंज नहीं करो. ठीक है. तो पल्लू यहाँ पे लड़ाई करेगा कि जज साहब इन्होंने डेट चेंज कर दी थी, पहले आप डेट सही करवाओ फिर मुझसे परफॉर्मेंस बोलो. तो यहाँ पे मैं को कोर्ट बोलेगा एक काम करो, आप अपनी डेट वेरी करो बाय 5th ऑफ द मंथ और उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब जब तक मैं ये वेरिएशन नहीं करूंगी तब तक केस क्या होगा, नॉन एनफोर्समेंट. तब तक क्या होगा, नॉन एनफोर्समेंट. अरिंद रीड करना. अब यहाँ पे उल्टा लिखा है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्लेंटिव सीक कर रहा है परफॉर्मेंस एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट जो लिखित में था. ठीक है. यहाँ पे डिफेंडेंट ने क्या कर दिया है, टर्म्स को वेरी कर दिया. तो समझ लो पल्लू ने उसको 10th कर दिया हो. ठीक है. और मैं कार नहीं दे रही हूँ. वो क्या करेगा, आप केस फाइल करेगा कि भैया ये परफॉर्मेंस नहीं कर रही है. मैं बीइंग डिफेंडेंट, वो बीइंग डिफेंडेंट, अगर अगर वो मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है और मैंने कोर्ट केस फाइल कर दिया कि ये मेरा अमाउंट नहीं दे रहा है, इसको बोलो डेट चेंज करे, फिर हम कार को कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. ए पॉइंट.
बाय फ्रॉड, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन रिटन कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दिया, टर्म्स डिफरेंट कर दी। जैसे कि लैंड की प्लॉटिंग होती है, हाँ प्लॉटिंग होती है, प्लॉट साइज वाइज बिकता है, ठीक है। आपकी लैंड है, मतलब ये स्टूडेंट्स की लैंड है, ठीक है, मैंने आपसे खरीदी है, ठीक है, आपने बोला आपको मिलेगा 10,000, 10,000 बहुत ज्यादा हो गया, हाँ चलो ठीक है 10,000, बड़ा प्लॉट है, आप 10,000 स्क्वायर फीट मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मेरे को आपने बोला कि इसका आके पेमेंट कर देना, आपने धीरे से जाके क्या कर दिया इसको 9,000 स्क्वायर फीट, बाय फ्रॉड या बाय मिस्टेक या फिर मुझे जानबूझ के मिस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। या मैं ऐसा कहूं 9,000 नहीं किया, एक जीरो कट कर दिया, तो मेरे पास कितना स्क्वायर फीट आया 1,000, और पैसे कितने ले रहे तुम 10,000 स्क्वायर फीट के, ठीक है। तो यहाँ पे तुम, अब मैं अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब मैं अगर अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करूं और आप कोर्ट केस फाइल कर दो कि इसने लैंड को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया था, पैसे नहीं दे रही है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी जज साहब 10,000 को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इन्होंने क्या कर दिया है 10,000 को 1,000 कर दिया है, पहले इनको बोलो ये वेरी करे, फिर हम आगे एनफोर्समेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जज आपको ऑर्डर करेगा कि आप ये टर्म्स को क्या करो, चेंज करो। दो चीजें हैं, या तो आपने डिफरेंट कर दिए टर्म्स, या फिर डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स जिस पे हमने अग्री किया था। कोई भी एक केस आपको अगर बना के आया तो दोनों टर्म्स याद रखना, फ्रॉड, मिस्टेक या मिस रिप्रेजेंटेशन में या तो टर्म्स क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए, या सारी टर्म्स इंक्लूड नहीं करिए जिसपे पार्टीज ने अग्री किया था। नेक्स्ट पॉइंट अरिंद। अब हमने अगर फिक्स वो 50 शर्ट्स वाला ही है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि फाइनली कितना चाहिए हमको 50 शर्ट्स, ठीक है। अब जब हमें इस चीज को लेके आना था तब आप उस चीज को क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड शर्ट्स दी हुई थी 50, सपोज ये कैलकुलेटेड नहीं होती तो फिर यहाँ पे बोल देते पहले टर्म्स क्लियर करो कि फाइनल लीगल रिजल्ट क्या चाहिए, 50 शर्ट्स चाहिए, 20 शर्ट चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए। जब तुम ये कैलकुलेटेड प्राइस लेके आओगे तो ही हम एनफोर्समेंट कराएंगे, वरना हम नहीं कराएंगे। जैसे मैं कोर्ट के पास गई, जज साहब मैंने इसको कहा था कि मेरे स्टूडेंट्स का एनुअल फंक्शन है, शर्ट्स बनानी है, इसने शर्ट्स नहीं बनाई है। जज बोलेगा पहले मुझे बताओ तो कितनी बनाने को बोली थी, कितनी बनी है, क्या एनफोर्स कराना है, पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या करो, वेरिएशंस लेके आओ, कैलकुलेटेड चीज लेके आओ, उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। लास्ट वाला, where the parties have subsequently to execution of contract varied terms। अभी एक हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको हमने हटा के नया कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें हमने क्या कर दिया, टर्म्स को वेरी कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट बोल रहा है जो तुमने टर्म्स को वेरी किया वो अकॉर्डिंगली दोनों पार्टीज की कंसेंट से वेरी करो तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सपोज एक फ्लैट है, उसका रेंट 11 महीने के लिए आ रहा है 10,000 रुपए, ठीक है। अब अपन खुश हैं कि 10,000 पर मंथ रेंट आ रहा है, 11 महीने हो गए, अब सब्सिक्वेंटली हम क्या कर रहे हैं, एक और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि सर एक काम करो आप ये 1 BHK मेरा एक और घर जोड़ लो, आपका घर कितना हो जाएगा 2 BHK, लेकिन रेंट लगेगा 25,000। आप क्या सोच रहे हो कि यार दोनों सेम घर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो रेंट 20,000 होना चाहिए, या चलो थोड़ा बढ़ा भी रहे हो तो 22,000, सीधे 5,000 क्यों बढ़ा रहे हो। तो कोर्ट बोलेगा अगर तुम्हें एनफोर्स कराना है तो वेरी टर्म्स एज पर कंसेंट लेके आओ इन द सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, फिर हम इसको एनफोर्स कराएंगे, वरना हम इसको एनफोर्स नहीं कराएंगे। उन्होंने क्लियर 3 पॉइंट्स में बोल दिया है, नॉन एनफोर्सेबल एक्सेप्ट वेरिएशंस। तो सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या चाहिए उनको, वेरिएशंस। फ्रॉड, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, डिफरेंट टर्म्स कर दिए आपने या फिर अग्रीड नहीं किए, सारी टर्म्स इंक्लूड नहीं किए, तो कोर्ट बोलेगा पहले सारी टर्म्स इंक्लूड करो या जो डिफरेंट किया उसको वापस उस लेके आओ, उसके बाद हम एनफोर्स कराएंगे। और फर्स्ट वाले पॉइंट में भी यही है, सेकेंड वाले पॉइंट में भी है, मुझे कैलकुलेटेड अमाउंट बताओ, लीगल रिजल्ट एक्चुअली में क्या चाहिए, फिर ही मैं एनफोर्स कराऊंगा, वरना मैं इसे एनफोर्स नहीं कराऊंगा। क्लियर है सबको। अब कह रहा है रिलीफ अगेंस्ट, पहले वाले पॉइंट में अपन ने पढ़ा था कौन कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस
के लिए बोल सकता है। अब कह रहा है रिलीव अगेंस्ट द पार्टीज पर्सन अंडर क्लेमिंग देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, मतलब कि किनके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं। पहले था कौन कौन फाइल कर सकता है, अब है किसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। पहला पॉइंट भाविका, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट हो सकता है। दूसरा वाला, थर्ड पार्टी मतलब जिसको हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी वो नहीं, ट्रांसफर ही नहीं बोल रहा है, कोई और पर्सन के अगेंस्ट हमको बोलना है जो कह रहा है कि मेरे पास इसका टाइटल है। यानी मिस्टर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे अब सी बोल रहा है कि नहीं नहीं रुको, मेरे पास इस चीज का टाइटल है, तो हम सी के पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी इज द मतलब जैसे वहां रिप्रेजेंटेटिव था, यहाँ पे सी इज द थर्ड पार्टी जो ट्रांसफरी नहीं है। अब राइटफुल ओनर कालीन भैया थे, ठीक है, लेकिन मुन्ना भैया ने क्या किया, अपने नाम पे उसको डिस्प्लेस कर दिया और अपने नाम पे प्रॉपर्टी क्या करी, बेचने लग दी। तो हम कालीन भैया के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं कि हमारा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप हमको प्रॉपर्टी दिलाओ, क्योंकि वो आपका ही सन है। ठीक है, तो थर्ड वाला हो गया कि जो पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास राइटफुल टाइटल है, मुझे डिस्प्लेस किया गया है, उसके अगेंस्ट भी हम परफॉर्मेंस के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये वही वाले एलएलपी आफ्टर अमलगमेशन, कंपनी आफ्टर अमलगमेशन, और जैसे वहां था कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, उनके अगेंस्ट भी हम केस फाइल कर सकते हैं। तो पहला वाला क्या हो गया बच्चे, एनी पार्टी। दूसरा वाला थर्ड पार्टी। चौथा थर्ड वाला जिस जो राइटफुल ओनर था जिसको हमने डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद एलएलपी, कंपनी आफ्टर अमलगमेशन, और लास्ट वाला प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट वाले में कौन कौन स्पेसिफिक डिमांड कर सकता है, दूसरे वाले में किसके अगेंस्ट हम रिलीफ डिमांड कर सकते हैं। चलो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगाओ। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है, एक परफॉर्मेंस नहीं मजा आया, दूसरा वाला हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ब्लैक टॉप लेने गए थे, ब्लू टॉप ले लिया, ऐसे तो सब्सटीट्यूटेड एक्सेप्ट कर लिया उसका, कोई भी सब्सटीट्यूट चीज। लगाया स्टिकी नोट। बुक आ गई है तुम लोगों की, क्यों हंसी आ रही है, क्या हो गया? ये अरिंद ने ही कुछ बोला होगा ना, फनी गाय। क्या बोल रहा है, बुक? अच्छा, अच्छा, बाप रे, इस बात पे हंसी आती है तुम लोगों को, थोड़े बड़े हो जाओ यार, बुक नहीं आई। चलो, if one party doesn't perform comma, if one party doesn't perform, if one party doesn't perform, if one party doesn't perform, the other party can get through a third party, the other party can get it done through third party, the other party can get it done through a third party, the other party can get it done through a third party and recover the expenses from defaulter, and recover the expenses from defaulter। लिखा, थर्ड पार्टी and recover the expenses from the defaulter, and recover the expenses from the defaulter। डिफॉल्टर तक हो गया सबका, मुझे इन दोनों को देख देख के हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे लिखो, बिफोर गोइंग फॉर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, बिफोर गोइंग फॉर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, बिफोर गोइंग फॉर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, a written notice of 30 days, a written notice of 30 days, a written notice of 30 days must be given to defaulting party।
नेक्स्ट पॉइंट, expenses can be recovered only if expenses can be recovered only if expenses can be recovered only if the contract is actually performed through a third party. The contract is actually performed through a third party. आफ्टर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या हम स्पेसिफॉर्मेंस बोल सकते हैं? नहीं ना, तो एक ये पॉइंट, आफ्टर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस cannot claim specific performance. After substituted performance, comma, cannot claim specific performance from defaulting party. हाँ, तुम नहीं कर रहे तो हमने कहीं और से ले लिया. फ्रॉम स्पेसिफिक फ्रॉम डिफॉल्टिंग पार्टी. जैसे बादशाह नहीं कर रहा तो हनी सिंह पे आप अग्री कर ही रहे हो ना, जबरदस्ती हनी सिंह आके नहीं गा रहा है, आप अग्री कर ही रहे हो. भाई वैसे कौन सा तू पढ़ रहा है? नेक्स्ट, he can still claim compensation. He can still claim compensation. He can still claim compensation from the defaulting party. ठीक है. केस होमवर्क लिखो. इन पॉइंटर्स में किसी को कोई डाउट? सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले सकते हो, अगर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले रहे हो तो डैमेजेस रिकवर कर सकते हो, डैमेजेस रिकवर कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी परफॉर्म कराओ तो भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, और एक बार सब्स्टिट्यूट ले लिया तो फिर डिफॉल्टिंग पार्टी से परफॉर्मेंस नहीं डिमांड कर सकते. तो अगर क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूट तो ये 4 पॉइंट्स लिख के आना. ठीक है, इसको रीड लिखो और केस को भी होमवर्क रीड. आप लोगों को अभी तो समझ आ रहा है ना जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं? बाकी अब है स्पेशल प्रोविजन, एक नया अमेंडमेंट सेक्शन है 20A, जिसमें बस इतना लिख दिया है कि इंजंक्शन होता है ना बच्चे, स्टे लगाना. ठीक है, तो कई बार हम इंजंक्शन भी यूज करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि सर मुझसे ये लैंड बेच रहा था, अब ये मुझे नहीं बेच रहा, किसी और को बेच रहा है, अपन मेन ऑर्डर बाद में डिसाइड कर लेंगे, अभी तो प्लीज इस पे स्टे लगा दो ताकि इसे बेच ना पाए, क्योंकि मेरा उसके साथ क्या चल रहा है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है. लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने बोल दिया अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा उसमें मैं इंजंक्शन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपके चक्कर में उसमें और डिले होता जाएगा. ठीक है, मतलब कि एक फ्लैट बन रहा है, ठीक है, आई मीन फ्लैट्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने बुकिंग की हुई है. अब वो आपको ना बेच के क्या कर रहा है, किसी और को बेच रहा है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन चालू है और यहाँ पे आपका केस स्टार्ट हो गया है, तो कोर्ट इस कंस्ट्रक्शन पे स्टे नहीं लगाएगा, क्योंकि ये फिर, हाँ हाँ, जो बेच रहा है उसकी सेल पे स्टे लगा सकता है, पर कंस्ट्रक्शन पे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन पे स्टे नहीं लगाएगा. सपोज सपोज के मॉल पता है, ठीक है, एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में, ठीक है, वो कब से बन रहा है, अब वो जब बनना चालू होगा तो उसने ऑब्वियसली सारे रेगुलेटरी से अप्रूवल ली ही होगी ना. लेकिन वहां जो शॉप्स हैं, सपोज वो बोल दें कि इसको बोलो यहाँ पे ये नहीं बना सकता, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए हमें कि हमसे, हमारा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इस एरिया में ऐसी कोई मॉल जैसी चीज नहीं हो, क्योंकि मॉल बन गया तो हमारी शॉप्स यहाँ पे नहीं चलेंगी. ठीक है, वो फ्रेंड ही होगा उनका सपोज, पर उसने फिर भी क्या कर दिया, सारी अप्रूवल्स लेके वहां पे मॉल बिल्ड करना चालू कर दिया. अभी तो बन गया है, सपोज बिल्ड हो रहा है, उस बीच अगर आप बोल दो कि इसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जज साहब यहाँ पे मॉल नहीं बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के चलते इस कंस्ट्रक्शन को रोकेगा नहीं. ठीक है, कुछ भी हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वो नहीं रोकेंगे, अमेंडमेंट सेक्शन है, क्योंकि जब तक वो प्रूव करे
कि मैंने अपना पार्ट परफॉर्म किया है, हमारे ये सारे टर्म्स अग्री हुए थे, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा और डिले हो जाएगा। मे बी वहां की, अभी तो रोड पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मे बी वहां की रोड में प्रॉब्लम हो, जाम लगता हो, तो वो सब में और प्रॉब्लम आती है, तो उनने अमेंडमेंट सेक्शन डाल दिया कुछ भी हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड करने आओगे स्टे नहीं लगाऊंगा, बाकी जो बोलोगे हो जाएगा। मतलब हो सकता है उन सारे शॉप्स को कॉम्पनसेशन दिला दिया जाए, हो सकता है उन सारी शॉप्स को मॉल में जगह मिल 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 जाए कि आप वहां भी बेच सकते हो, यहाँ भी बेच सकते हो। मतलब हर तरीके का नया फ्रेश ऑर्डर आ सकता है, पर स्टे नहीं आ सकता। तो वहां पे बस इतना लिख दो, नो इंजंक्शन ग्रांटेड, नो इंजंक्शन ग्रांटेड, no injunction granted on infrastructure projects, on infrastructure projects cause because it can cause delay, it can cause delay in completion of the project. इसका फोटो ले लो ना जो स्क्रीन में दिख रहा है। नो इंजंक्शन ग्रांटेड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे तो, ठीक है। इसका फोटो ले लिया ना बच्चे, यहाँ पे लिख लेना ये पॉइंट। अब कह रहा है एक्सपीडियशियस, इसका मतलब है बहुत फास्ट, एज सुन एज पॉसिबल, तो वहां लिख लो 12 to 6 months, 12 महीने के अंदर उनको ये वाले केसेस डिस्पोज ऑफ कर देने हैं। और अगर ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन चाहिए तो 6 महीने का और मिल सकता है, मतलब 12 महीने प्लस 6 महीने, ऐसा लिख लो। अब बच्चे ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन 5 पॉइंट्स में कोर्ट कह रहा है कि मैं कुछ भी हो जाए क्या ऑर्डर करूंगा, कॉम्पनसेशन तो ऑर्डर करूंगा ही करूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कोर्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जैसे ऑर्डर करता है ना, वो कह रहा है कि इज एम्पावर्ड इन फॉलोइंग केसेस में उसके पास पावर है कि वो कॉम्पनसेशन का भी ऑर्डर करेगा। फर्स्ट पॉइंट संस्कृति पढ़ना। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब तक हम डिमांड नहीं करते हैं ना, मतलब अपनी प्लेंट में, तब तक कोर्ट अच्छे से खुद से मन से कॉम्पनसेशन नहीं देता है, ठीक है। अगर आप लिख के दोगे कि जज साहब मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी चाहिए और मेरे सारे जितने मैंने घूमा फिरा हूँ, लीगल धक्के खाया हूँ, वो सब चीजों का भी मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए और मेरी लीगल फीस भी मुझे वापस चाहिए, जब तुम ये 3 चीजों को प्रेयर में लिखोगे तो ही कोर्ट देगा। अगर इसमें से एक आध भी चीज नहीं लिखी तो कोर्ट कभी मन से ऑर्डर नहीं करता है कि तुम्हारा भला हो सके। तुम अगर अपना भला चाहते हो तो ही कोर्ट भला करता है, वरना नहीं करता। तो सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो आप क्या क्लेम कर सकते हो, कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हो। तो मतलब आपने क्लेम किया तो कोर्ट आपको क्या दिलाएगा, कॉम्पनसेशन भी दिलाएगा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दिलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नव्या। एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, पहले से ही चालू थी। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को लगता है परफॉर्मेंस तो ग्रांट नहीं हो सकती, लेकिन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, ब्रीच भी किया है, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या मिलेगा,
कॉम्पनसेशन, तो कोर्ट शैल अवॉर्ड कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मार्क करो, पहले वाले में क्लेम कर सकते हो, दूसरे वाले में आपको स्पेस परफॉर्मेंस ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, यानी आपको स्पेस परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो क्या मिल जाएगा, कॉम्पनसेशन। थर्ड पॉइंट अंकुर, ought to be granted। अकॉर्डिंगली अब क्या क्या, स्पेसिफिक ऑट टू बी ग्रांटेड, स्पेसिफिक दिया लेकिन वो कोर्ट को क्या लग रहा है, सफिशिएंट नहीं लग रहा है, तो उसने साथ में और क्या दे दिया, कॉम्पनसेशन भी दे दिया। ठीक है, तो क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सफिशिएंटली सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए उसने उसको बोल दिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिए कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। पहला वाला क्या हो गया, क्लेम कॉम्पनसेशन, दूसरा वाला क्या हो गया, सब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिए क्या मिल रहा है, कॉम्पनसेशन। थर्ड वाला क्या हो गया, स्पेस परफॉर्मेंस ऑट टू बी ग्रांटेड, और साथ में क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है एक्स्ट्रा कॉम्पेंस, क्योंकि वो सफिशिएंट सेटिस्फाई नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट गौरी, वहां लिख दो सेक्शन 73 है, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस, और मेरी क्लास खत्म ही होने वाली है, रखू 5 मिनट। कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज, compensation for loss of damage, section 73 of Indian Contract Act। Last point विधि, क्लियर बोल दिया, कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा जब तक डिमांड नहीं करोगे, जब तक क्लेम नहीं करोगे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। However, if plaintiff has not claimed any such compensation in the plaint, the court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the plaint। उसको इशारा कर देगा, भाई तेरे को अपनी अमेंड करनी है प्लेंट तो कर ले, क्योंकि मेरे बोलने पे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, तुम लिख के आओगे तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो 4 पॉइंट जहां पे कोर्ट क्या अवार्ड, क्या अवार्ड यानी ऑर्डर, हाँ बच्चे, क्या अवार्ड करता है, कॉम्पनसेशन। पहला जब आपने क्लेम किया, और दूसरा स्पेस परफॉर्मेंस नहीं है तो, उसके बाद स्पेस परफॉर्मेंस है फिर भी क्यों, सफिशिएंट नहीं है। लास्ट वाला, जब तक क्लेम नहीं करोगे तब तक कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन कोर्ट आपको कह सकता है कि प्लीज अमेंड करके आओ और फिर कॉम्पनसेशन लो। अब है पार्ट टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड और अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी में लिखो एडवांस मनी। अब ये है सेक्शन 22, रीड लिखो इसको, 23 भी रीड लिखो और 24 भी रीड लिखो और 25 भी, 22, 23, 24, 25 रीड लिख लो बच्चे। प्लेंटिव जो है जिसने केस फाइल किया है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में बोल सकता है, जज साहब मुझे पोजेशन चाहिए, जज साहब मुझे प्रॉपर्टी का पार्टीशन चाहिए, जज साहब मुझे रिफंड चाहिए जो मैंने एडवांस मनी दिया हुआ था। यही होता है मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो उन्होंने सेक्शन 22 में ये बताया कि ये भी एक वन ऑफ द काइंड ऑफ रिलीफ है, कि या तो आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल जाए, या तो आपको एडवांस मनी मिल जाए, या फिर आपको प्रॉपर्टी का क्या मिल जाए, पार्टीशन। ठीक है, 23 में कह रहा है लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं बच्चे, टॉर्ट में पढ़ा था, जो डिफाइंड होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेज नॉट अ बार ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ये काम नहीं हुआ तो ये करना पड़ेगा, तो उसमें हम कहीं पे भी लिक्विडेटेड डैमेजेस लो और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ले सकते हो, दोनों चीजें आप कवर कर सकते हो, वो कहीं पे भी आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को बार नहीं करेगा। ये हो गया क्या, सेक्शन 23। Even if contract fixes damages for breach, court can still enforce specific performance। तो ये वन लाइनर है जो आपको याद रखना है। तो 22 में क्या बोल दिया भाई, पोजेशन हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है, या फिर एडवांस मनी, ये काइंड के रिलीफ मिल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस मेंशन किए हैं, उसके बाद भी आपको क्या मिल जाएगा,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कॉम्पनसेशन नहीं। फिर 24 बार ऑफ कॉम्पनसेशन सूट आफ्टर डिसमिसल और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट। एक बार आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले लिया, आपका पार्ट परफॉर्म हो गया, उसके बाद आके कॉम्पनसेशन के लिए अदर केस फाइल आप नहीं कर सकते। और 25 है एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स और डायरेक्शंस, यानी कि जो भी कोर्ट ऑर्डर देता है, तो क्या होता है बच्चे, कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, वंस अ कोर्ट ऑर्डर समथिंग, उसके बाद कोर्ट जा जाके घर में चेक नहीं करता है कि तुमने वो किया है कि नहीं, तुम्हें वो ऑर्डर एनफोर्स कराना पड़ेगा कि देखो ये वाले जज ने ये वाला ऑर्डर किया था, अब इसे एग्जीक्यूट करवाओ। तो फिर कोर्ट उसे एग्जीक्यूट भी कराते, तो एग्जीक्यूशन की अलग एप्लीकेशन जाती है, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्ड और अवार्ड या डायरेक्शंस आपको कोर्ट के थ्रू मिले हैं या आपके आर्बिट्रेशन में मिले हैं, तो उसे एनफोर्स आपको कराना पड़ेगा। ये हो गया सेक्शन 25। ये सिर्फ रीड वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आप फोटो खींच लो और स्टिकी नोट लिख लेना। 22, 23, 24, 25।